नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देख रहे थे। पॉलिटी वाला सेगमेंट डिस्कस किया जा रहा है, सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है ना। और उस संवैधानिक विकास का जो सिलेबस का पहला पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास, उस संवैधानिक विकास में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया है ना। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया, फिर 1793 का अधिनियम एक पढ़ाया हम, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड्स। फिर बाद में हमने 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद 1858 का अधिनियम पढ़ाया, 1861 का अधिनियम पढ़ाया, 1892 का अधिनियम पढ़ाया, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार तक पढ़ाया। ठीक ना फ्रेंड्स। आज हम लोग उससे बाद 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं, या 1919 का भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं, वहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं हम लोग, देखते हैं आप लोग कैसे हैं। उम्मीद रखता हूं आप लोग सही होंगे। कोविड-19 का केस लगातार बढ़ रहा है भैया, ठीक है ना। रूम में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं मत निकलिए। हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। लगातार 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख तक केसेस आ रहे हैं इतने समय, ठीक है ना। बहुत दिक्कत है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हम लोग देख रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। और इस भारत के संवैधानिक विकास में हमने कहां तक देखा था। एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हम 1900 कह सकते हैं 1909 के अधिनियम तक हमने देखा था। ठीक ना फ्रेंड्स। अधिनियम तक हम देखे थे। अब हम इसके बाद 1919 का अधिनियम देखेंगे, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम, देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा और इसके बैकग्राउंड के लिए किन किन तथ्यों, किन किन कारण या कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे, उसको देखते हैं। फिर 1919 के अधिनियम में क्या प्रोविजन किए गए, उसको देखते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं एक देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1919 का अधिनियम जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ठीक ना। अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा और 1919 का अधिनियम लाए जाने का क्या कारण रहा, इसको क्यों लाया गया 1919 का अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड्स। एक तो 1909 का जो अधिनियम लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। इस मार्ले मिंटो सुधार के बाद की जो घटनाएं होती हैं 1919 तक, वही कहीं न कहीं बैकग्राउंड के लिए इसके जिम्मेदार बनते हैं। तो अब जरा आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, होता क्या है कि कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऐसे होते हैं जो पॉलिटी से अटैच्ड होते हैं। तो हिस्ट्री का पॉइंट मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बल्कि इस अधिनियम के लिए जो पॉलिटी के लिए, इस अधिनियम के लिए जो जिम्मेदार बने, उन तथ्यों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अब जरा आप ही सोचिए कि 1909 के बाद वे कौन सी घटनाएं घटी होंगी जो कहीं न कहीं एक भारत के संविधान के विकास से जुड़ी हुई थी, है ना, अधिनियमों से जुड़ी हुई थी। तो एक तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और यहां पर ब्रिटिशर्स का बड़े सहयोग से भारतीय साथ देते हैं। आपको मैं बताते चलूं कि यहां पर गांधी की ये स्थिति रहती है कि गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बताया जाता है। वो सैनिकों की भर्ती करते हैं, सैनिकों को बार बार कहते हैं कि आप ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए। ब्रिटिशर्स का साथ इसलिए भारतीय दे रहे थे कि उनको एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि यह हमको कुछ स्वायत्तता प्रदान कर दें ब्रिटिशर्स, है ना, और कुछ राजनीतिक भागीदारी हमको दे दें ताकि हम विधायी प्रक्रियाओं में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में
थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, है ना। तो एक उम्मीद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ भारतीय अच्छे से देते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। और दूसरा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बताया जाता है। दूसरा एक घटना ये होती है कि 1916 में लखनऊ समझौता या लखनऊ जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इस लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में एक आम सहमति भी बन जाती है। लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए यहां पर अगर आप कुछ पॉइंट्स पाएंगे तो पूछ लेता है, सन ही पूछ लेता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, ठीक है ना, किस सन में हुआ, तो 1916। और किन किन बिंदुओं पर हुआ, तो यहां मुस्लिम लीग अपने जो है किन्हीं मुद्दों को लेकर जो है थोड़ा सा अलग बिलग रही थी, है ना। कांग्रेस के कुछ अलग मुद्दे थे, लीग के कुछ अलग मुद्दे थे। तो बाद में इन्हीं मंच पर, लखनऊ के इस मंच पर दोनों के मध्य सहमति बनती है, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस के बीच, ठीक ना फ्रेंड्स। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो समझौता हो रहा है 1909 में, मैं बताया कि एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को मुस्लिमों को देकर जो 1909 का अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों को दे दिया जाता है। उस स्थिति में वह बांटो और राज्य करो की नीतियां अपना लेते हैं। कौन? औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार। लेकिन यहां पर वो ब्रिटिश सरकार इसलिए डरती है कि यहां पर लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल जाती है, और उनको लगता है कि कहीं 1857 के विद्रोह जैसा अगर कोई विद्रोह आगे होता है तो यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। उस स्थिति में विद्रोह और भी आगे बढ़ जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। एक कारण था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने की आवश्यकता पड़ी, 1919 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक ना फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या घटना होती है? दो कारण मैंने बताया, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, दूसरा लखनऊ समझौता, तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, इतने समय 1915 में जनवरी 1915 में गांधी का आगमन होता है, गांधी का आगमन। और ये गांधी के आगमन के बाद आप देखेंगे कि उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे, जैसे चंपारण का आंदोलन, जैसे खेड़ा का आंदोलन, जैसे अहमदाबाद का आंदोलन, ये सारे आंदोलन एक सफलता की ओर आगे बढ़ रहे थे, सभी सफल आंदोलन। ऐसे में ब्रिटिशर्स को ये डर लगने लगा कि ये जो नागरिक आया है, ये जो आदमी आया है गांधी जी, है ना, कहीं इसके नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए भी वो डर रहे थे। तो गांधी का कहीं ना कहीं एक तो चंपारण आंदोलन, गांधी का खेड़ा आंदोलन, गांधी का अहमदाबाद आंदोलन, ये सारे आंदोलन सभी सफल हो रहे थे। और इन आंदोलनों की सफलता से भी उनको एक समस्या क्रिएट हो रही थी कि कहीं कोई बड़ा आंदोलन ये गांधी ना लेकर आ जाए, ठीक ना फ्रेंड्स। तीसरा कारण, एक चौथा कारण एक जिम्मेदार बना कि कहीं न कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो गलतियां थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए भी एक आंदोलन लाने की आवश्यकता पड़ी। उस गलती को जो 1919 का अधिनियम लाए जाने में 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक ना फ्रेंड्स। इस सुधार में जो गलतियां थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए एक अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। और एक कौन सा अधिनियम था? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ठीक ना फ्रेंड्स। और क्या तर्क दिया जा सकता है 1919 के अधिनियम को लाए जाने का? एक तर्क तो यह दिया जा सकता है कि इसी समय एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने, एनी बेसेंट, है ना, और बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग,
इसका गठन करके ये बार बार ये दोनों स्वायत्तता की मांग करते हैं और इसमें काफी अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेता, लीग के भी नेता जुड़े हुए होते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, ऐसे में आंदोलन जो स्वायत्तता की मांग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और भारतीयों के द्वारा चुटपुट जो विद्रोह किए जा रहे हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति आ रही है कि स्वायत्तता की मांग को लेकर तीव्र किया जा रहा है सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ये सब सारे कारण जिम्मेदार बने 1919 के अधिनियम को लाए जाने के। आई होप समझ में आ गया होगा एक बैकग्राउंड कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कैसे और क्यों लाया गया। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदु शामिल किए गए। मतलब यही आपके प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीपीसीएस हो। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजन शामिल किए गए, अच्छे से देखते हैं ना। और एक जानकारी के लिए ये चीज बता दूं कि 1919 का अधिनियम समाप्त होने के बाद 1935 का अधिनियम समाप्त होगा, उसका बैकग्राउंड समाप्त होगा। फिर हम लोग इस पर एक एमसीक्यू देखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद 1935 के अधिनियम के बाद हम लोग संविधान सभा को डिस्कस करेंगे और संविधान सभा कम से कम 3 दिन डिस्कस करेंगे, 2 से 3 दिन डिस्कस करेंगे। एक लंबा प्रोसेस होगा, लंबा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आधारित हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, और इस अधिनियम को खत्म करने के बाद 1935 का अधिनियम हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं उन क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे विचार करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, ये विकल्प क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक ना फ्रेंड्स, अब आते हैं फिलहाल हम लोग 1919 के अधिनियम में कि क्या क्या चीजें थी। आइए भैया देख लीजिए 1919 का अधिनियम। आराम से एक काम करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा या कोई भी बुक आप लेकर एक बुक जरूर अपने साइड में रखिए या नोट्स साइड में रखिए। ठीक है ना, बुक अगर साइड में रखते हैं तो ये होता है कि जो मैं बताता हूं उसको मार्क करने में, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। और दूसरा एक अच्छा होता है कि आप कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी में जो है मार्क करते रहिए। लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, बेहतर बुक है यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 1919 का अधिनियम में क्या क्या चीजें थी शामिल उसको डिस्कस करते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, क्या क्या चीजें शामिल थी उसको डिस्कस करते हैं। एक तो सुनना जरा, यहां पर मैं पहले ही बता चुका था कि द्वैध शासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हो जाती है, जब कंपनी के कार्यों को व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में डिवाइड कर दिया जाता है। व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है, राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। ठीक है ना, तो वहीं से ही ये दोहरा जो शासन का स्वरूप है वहीं से ही द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यहां पर प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत हुई और इस प्रांत में प्रांतीय विषयों को सुनना जरा कैसे। ध्यान में रखिएगा कि यहां पर केंद्र सरकार, केंद्र और प्रांतों के विषयों की सूची बांट दी जाती है, विषयों को बांट दिया जाता है। और जब प्रांतों की विषयों की बात की जाए तो प्रांतीय विषयों में 2 विषय, एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरी हस्तांतरित, ध्यान में रखिएगा गलत ना लिखें, एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। ठीक ना फ्रेंड्स, आरक्षित विषय 2 भागों में विषयों का बंटवारा किया जाता है, प्रांत के हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में क्या था कि जो गवर्नर था, यह गवर्नर मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था इस विषयों पर कानून बनाने के लिए। ठीक है ना, जो मंत्री थे मंत्रियों की सहायता से काम करता था। और ध्यान में रखिएगा ये मंत्री उत्तरदायी नहीं थे। ठीक ना, ये मंत्री उत्तरदायी नहीं थे विधान परिषद के। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मंत्री, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मंत्री उत्तरदायी थे विधान परिषद के प्रति। यहां पर गवर्नर ठीक है ना, मंत्रियों की सहायता से, मंत्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गवर्नर मंत्रियों की सहायता से इस प्रांतीय विषय के हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का कार्य करता था। ठीक है ना, और जो आरक्षित विषय थे यहां पर गवर्नर, ठीक है ना, जो कार्यपालिका के सदस्य थे
कार्यपालिका परिषद के सदस्य, ठीक है ना, जो कार्यपालिका के परिषद के सदस्य थे उनके साथ कानून बनाने का कार्य करता था। यह विषय आरक्षित विषय कहलाए। गवर्नर, गवर्नर यह कार्यपालिका परिषद। और ध्यान में रखिएगा कि एक कार्यपालिका परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, ठीक है ना। तो ऐसे विषय स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषयों में प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया। अच्छा, ये जो हस्तांतरित विषय और प्रांतीय विषयों का जो बंटवारा और दोहरा स्वरूप शासन का दिखाई दे रहा है, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है ना। और यह द्वैध शासन कहां पे लगाया गया? सबसे पहले प्रांतों में लगाया गया। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1935 के तहत नहीं हुई, 1784 के तहत नहीं हुई, किसके तहत हुई? 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग द्वैध शासन के विषय में हल्का सा जान लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब शासन का कोई दोहरा स्वरूप दिखे तो उसी को द्वैध शासन कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हो जाती है। कैसे? सुनना जरा। देखिए, एक थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड लेकर जब किसी चीज को चलते हैं तो आसानी से चीजें कंफर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। अब बताऊं कि द्वैध शासन को अगर हमको द्वैध शासन को अगर देखना है तो एक तो 1784 में इसकी शुरुआत कह सकते हैं, 1784 में इसकी शुरुआत कह सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक इनके कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। और ध्यान में रखिएगा, ये जो व्यापारिक कार्य है यह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है और जो राजनीतिक कार्य है यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। नियंत्रक मंडल, ए निर्देशक मंडल। ये जो दोहरा शासन का स्वरूप दिखाई दे रहा है द्वैध शासन, और द्वैध शासन की शुरुआत कहां से हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ गया होगा कहां से शुरुआत हो रही है। लेकिन 1919 का जब अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम, तो यहां से प्रांतों में, अगर कहे कि प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत या द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1919 के अधिनियम में। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। तो 1935 के जो अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके कहां पे लगा दिया जाता है? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक एक बिंदु पर थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो चीजें तोड़कर पढ़ने से आसान हो जाती हैं, कोरिलेट करने से आसान हो जाती हैं चीजें, है ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। लगातार इसको लेकर एक विभाजन की रणनीतियां जो थी मुस्लिम ब्रिटिशर्स की, उसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है 1919 के अधिनियम में ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि यहां पर ईसाइयों के लिए, यहां पर आंग्ल भारतीयों के लिए, यहां पर सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होगी। पिछला वाला वीडियो आप देखिए, वहां पे मैं बताया हूं कि पृथक निर्वाचन पद्धति क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आते हैं, देख लेते हैं कि यहां पर किनकी पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है। तो एक तो सिखों की, दूसरा ईसाइयों की, तीसरा आंग्ल भारतीयों की, आंग्ल भारतीयों की। अच्छा, एक कमेंट करके बताइए कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के किस अनुच्छेद में आंग्ल भारतीयों की चर्चा है? कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इनके पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो 1919 के अधिनियम में की जाती है, ठीक है ना। 1919 के अधिनियम में इनके पृथक निर्वाचन की
व्यवस्था की जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स, इतना चीज कंफर्म हो गया। अब मैं बताते चलूं आपको कि 1919 का जो अधिनियम लाया जाता है, इसके तहत महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए सबसे पहले अनुमति उनको दी जाती है कि भैया आप भी मत डाल सकते हैं। सोचिए जरा ना, ये तब से कटी हुई थी मताधिकारों से अपने। तो सबसे पहले अगर पूछे कि महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई, तो दैट इज 1919 या मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत। अच्छा, यहां पर एक और भी चीजें आई कि जो मताधिकार था वो किन्हीं योग्यताओं पर आधारित था। कुछ शर्तें रखी गई थी योग्यता की। कौन सी शर्तें थी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। 1919 के अधिनियम के तहत मताधिकार के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई थी। योग्यता, और योग्यता ये क्या थी? एक तो कर थी, जो कोई कर दे रहा है वो मताधिकार का प्रयोग करेगा। जिसके पास ठीक ठाक संपत्ति है वो मताधिकार का प्रयोग करेगा। अरे भैया, जिसके पास संपत्ति होगी वही तो टैक्स देगा ना, समझ गए ना। और एक अच्छी योग्यता रखी गई थी कि जो अच्छा शिक्षित वर्ग है, जिसके पास अच्छी शिक्षा है, वो क्या करेगा? मताधिकार का प्रयोग करेगा 1919 के अधिनियम के तहत। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, है ना, कोई बात नहीं। आते हैं थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट करके, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसको देख लेते हैं। और 1909 से लेकर 1919 से होते हुए 1935 तक जाते हैं कि किस प्रकार किसको पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। तो किसको कैसे शामिल किया गया वो सुनना जरा। तो 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम कह सकते हैं। उसके बाद 1919 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1919 के बाद 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आते हैं, इसको देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले किसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो यहां पर मुसलमानों के लिए पहली बार क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और यहां पर क्या किया जाता है, किनके लिए? तो यहां पर सिखों के लिए, यहां पर ईसाइयों के लिए, यहां पर आंग्ल भारतीयों के लिए। ठीक ना फ्रेंड्स। ठीक, 1919 के अधिनियम के तहत इनके लिए क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। और यहीं पर सबसे पहले महिलाओं के लिए मताधिकार का अधिकार दिया जाता है कि महिलाएं भी अब चुनाव में भाग ले सकती हैं या चुनाव में मतदान कर सकती हैं। ठीक ना। महिलाओं के लिए मताधिकार का अधिकार, मताधिकार खुद अपने आप में अधिकार है, तो मताधिकार का अधिकार सुपरफ्लस शब्द हो जाएगा, है ना। मताधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीजें। और 1935 में क्या किया गया, 1935 का जब आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं यहां पर ध्यान में रखिएगा कि कम्युनियल अवार्ड, है ना, फिर पूना पैक्ट समझौता, यहां पर गांधी और अंबेडकर की काफी बड़ी भूमिका होती है दलितों को संरक्षण देने में, एससी एसटी जो है सो कॉल्ड, है ना। तो इस स्थिति में यहां पर ये स्थिति आ जाती है 1935 के अधिनियम में कि महिलाओं को दलितों को यहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि महिलाओं को और दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली में किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। आई होप अब समझ में आ गया होगा चीजों को लेकर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं किसके, 1919 के अधिनियम के। आते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं भाई कि क्या क्या चीजें और थी।
1935 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत एक तो केंद्र में द्विसदनीय, ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन और द्विसदनी में अंतर होता है। द्विसदनीय मतलब भैया दो सदन, जैसे संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसी का बैकग्राउंड ये है द्विसदनीय। कहां से? 1919 के अधिनियम से। यहां पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है। और ये द्विसदनीय मतलब एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा, ठीक ना फ्रेंड्स, इनकी व्यवस्था की जाती है। देख रहे हैं कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, काफी अच्छा चीज है ना। ऐसे देख लीजिए, आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि भैया ये मुझे आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, यहां क्वेश्चन गलत हो गए, यहां नहीं गलत हुए, जहां क्वेश्चन हो जा रहे हैं कोई बात नहीं, जहां नहीं हो पा रहे हैं मार्क कर लीजिए, उसको आगे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा गहराई से पढ़ लीजिए, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है 1919 का अधिनियम का नेक्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है ना, द्विसदनीय व्यवस्था। और क्या किया जाता है 1919 के अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। होता क्या है कि 1924 में, ठीक है ना, ली आयोग की सिफारिश आती है, इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन बाद के समय में ली आयोग का गठन किया जाता है, और ली आयोग, सुनना जरा, ली लिखा जाएगा, लीग नहीं, ली आयोग, इसकी रिपोर्ट 1924 में आती है। 1924 में इसने सिफारिश की थी, इसने भी सिफारिश की लोक सेवा आयोग के गठन की, ठीक है ना। और 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रावधान कर दिया गया था लोक सेवा आयोग के गठन की। तो 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग, इसका क्या किया जाता है फ्रेंड्स? गठन किया जाता है। आई होप चीजें 1919 के अधिनियम के तहत जो भी चीजें शामिल थी वो समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं 1935 का अधिनियम। कोई चीज छूटा नहीं होगा, कोई चीज छूटा होगा तो देख के बता देंगे, है ना। सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं, ठीक है ना। कभी काल बोलने से कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए उखड़ा मत करिए कमेंट करके, है ना, ठीक है। आते हैं 1935 का अधिनियम देखते हैं। अब देख लेते हैं भी कि 1935 के अधिनियम के लिए क्या क्या चीजें थी। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। 1935 का अधिनियम, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि 1935 का अधिनियम किन कारणों से लाया गया और क्या अपेक्षाएं थी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा है कि 1919 का जब अधिनियम लाया गया, का जब अधिनियम लाया जाता है तो ये कहा गया कि 10 वर्षों बाद या 10 सालों बाद इसकी क्या होगी? समीक्षा होगी। किसकी? 1919 के अधिनियम की समीक्षा होगी और ये देखा जाएगा कि क्या कुछ आउटपुट निकला, ठीक ना। ये देखा जाएगा इस अधिनियम के तहत कि क्या कुछ आउटपुट निकला 1919 के अधिनियम का। लेकिन उससे पहले ही 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन ये भारत आता है, ठीक है ना। और साइमन कमीशन जब भारत आता है, समस्या यह है कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य और 7 तो अंग्रेज थे। तो इसी समस्या को देखकर भारतीय लगातार विरोध कर रहे थे कि भैया ये हमारे लिए आ रहे हैं कानून बनाने के लिए, प्रावधान करने के लिए, हमारे लिए स्वतंत्रता इत्यादि पर बात करने के लिए। तो समस्या है कि हमारी समस्या को ये समस्या बना देंगे और हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए जब तक हम नहीं पार्टिसिपेट होंगे इनके ग्रुप में, तब तक कैसे समस्याओं का हल निकल सकेगा? समस्या तो और बढ़ जाएगी ना। तो एक समस्या ये हुई इनके लिए कि भारतीय लगातार इसका विरोध में, और गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक के नारे दिए गए, ठीक है ना। लेकिन 1930 में इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, मिटा देता हूं। 1930 में बड़ा हो भैया,
1930 में इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट। इस साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आती थी, इसमें क्या कहा गया कि ऐसा है कि द्वैध शासन पद्धति लागू रहेगी, ठीक ना। द्वैध शासन पद्धति की ये बात करते हैं, किसकी द्वैध शासन पद्धति की बात करते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक ना। एक स्थिति है कि ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी बात करते हैं, और जैसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो गांधी जैसे लोग जब नेतृत्व करेंगे भारतीय आंदोलनों का, तो जायज है कि इसका विरोध तो होगा ही। वोट डालो और राज्य करो की नीतियां अभी भी चल रही हैं इनकी, और गांधी मेल मिलाप की नीतियों पर आधारित हैं, अहिंसावादी नीतियों पर आधारित हैं, सबका साथ सबके विकास की नीतियों पर आधारित हैं, है ना। क्या चीज, पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी मांग करते, मतलब कि रिपोर्ट में अपने जो है इंक्लूड करते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली भी होगी। पृथक निर्वाचन प्रणाली तो आप जान ही गए होंगे कि मतलब मुस्लिमों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, ठीक है ना, और सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, ये सब क्या है, तो ये सब जो विचार करते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की इनकी जो रिपोर्ट में अटैच किया गया था पॉइंट्स, पृथक निर्वाचन प्रणाली, उसको 1935 का अधिनियम में लाया भी जाता है, ये स्थिति रहती है। और लाए जाने का कारण भी होता है कि उधर पूना पैक्ट समझौता का होना, सांप्रदायिक जो है कम्युनियल अवार्ड, है ना, मैकडोनाल्ड अवार्ड कह सकते हैं, इन सब सारी गतिविधियों के कारण जो है यहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये सब सारी चीजें, ठीक ना फ्रेंड्स, इन्हीं सब सारी चीजों पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसी रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट पर जितने भी बिंदु शामिल किए गए थे, कई बिंदु थे, उसमें मुख्य हाईलाइटेड बिंदु ये सब थे, ठीक है ना। इन्हीं बिंदुओं पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गोलमेज सम्मेलन जिसे कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। कोई सोच रहा होगा कि जब इंग्लिश नहीं लिखने आती तो क्या करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन, और एक गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, कौन कौन से, 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, ठीक ना फ्रेंड्स। दूसरा 1932 में। अच्छा, यहां से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी या कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है ना। क्वेश्चन भी पूछता है कि गांधी के साथ कौन कौन लोग गए थे वहां पे ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो यहां पर गोलमेज सम्मेलनों में इन्हीं रिपोर्टों की बात होती है, और इन्हीं रिपोर्टों को बार बार हाईलाइट किया जाता है। अंबेडकर, जिन्ना, ये सब सारे अधिनिवेशनों, ये सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना। बाद में इसी गोलमेज सम्मेलन पर आधारित, ठीक है ना, एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट एक प्रवर समिति को दी जाती है, प्रवर समिति को, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा भैया, प्रवर समिति को दी जाती है, और प्रवर समिति इस पर विचार विमर्श करती है, साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट को जो गोलमेज सम्मेलन में पास किया गया था, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन 1927, रिपोर्ट 1930, फिर गोलमेज सम्मेलन, और ये गोलमेज सम्मेलन कब, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, ठीक ना। यहां पर बाद में सारी बैठक के बाद, सारे विचार विमर्श के बाद एक फिर रिपोर्ट जारी की जाती है, और इस रिपोर्ट को किसके हवाले दिया जाता है, इस रिपोर्ट को प्रवर समिति
के आगे दिया जाता है। और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष अगर आप जाने तो लॉर्ड लगा लीजिए भैया, मुझे तो लगाना अच्छा नहीं लगता, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे। तो एक प्रवर समिति फिर इस पर विचार करती है और 1934 में यही प्रवर समिति अपनी फिर रिपोर्ट पेश करती है, और यही रिपोर्ट कहां पे जाती है? ब्रिटिश संसद में जाता है, और ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पास किया जाता है। इसी रिपोर्ट को एक विधेयक पास किया जाता है, और यही विधेयक बाद में अधिनियम बनता है। और यही अधिनियम कौन सा अधिनियम कहलाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। अब हम लोग देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी, ठीक है ना। वो प्री में आपके पूछेगा कि क्या क्या चीजें शामिल की गई थी, ये तो बैकग्राउंड था एक कि कैसे लाया गया। आते हैं हम लोग, अब देखते हैं 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी। मैं सोचा था कि आज जो है एमसीक्यू वाला पॉइंट इसी वक्त करा दूंगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी पर जितना भी पढ़ा दिया हूं सारी चीजें एमसीक्यू आधारित होंगी, ठीक ना। 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी उसको सुनना जरा। 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीजें थी सुनना जरा भैया। एक तो अखिल भारतीय संघ की बात की गई। क्या? अखिल भारतीय संघ, पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ, ठीक है ना। और ये अखिल भारतीय कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, और इस अखिल भारतीय संघ में क्या ब्रिटिश प्रांत होंगे? ब्रिटिश क्षेत्र, ठीक है ना, ब्रिटिश क्षेत्र होंगे, और यहां पर देसी रियासतें होंगी, रियासतें होंगी, और यहां पर कुछ प्रांत होंगे जो प्रांत हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, इनकी बात की गई, ठीक। अखिल भारतीय संघ इनसे मिलकर बनेगा। हां, अगर कोई ब्रिटिश प्रांत चाहे, कोई देशी रियासत चाहे, कोई प्रांत चाहे, तो वह इस समझौते से अलग हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है सुनना जरा। दूसरा पॉइंट यहां पे केंद्र और राज्य, इनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, और ये विभाजन कैसे किया गया? एक तो केंद्र सूची के तौर पर, दूसरा राज्य सूची के तौर पर, राज्य सूची, और तीसरा क्या? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है ना। एक विभाजन किया गया और कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर, प्रांत सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? राज्य या प्रांत कानून बनाएगा, ठीक। समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक ना भैया। लेकिन कुछ अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ध्यान में रखिएगा। ये अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। कुछ अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? वायसराय को दी गई। ध्यान में रखिएगा कि 1919 के अधिनियम में, देखिए मैं पढ़ा रहा था, सोच रहा था कि 1919 के अधिनियम में कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है, तो बिल्कुल छूट गया है। एक पॉइंट छूटा ये था कि ये तो 1935 का अधिनियम चल रहा है। 1919 के अधिनियम में एक पॉइंट ये था कि राज्यों को अपनी बजट पेश करने का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका कंप्लीट हो गया होगा अब, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1935 के अधिनियम के तहत पहला वाला हम लोग देखा क्या? अखिल भारतीय संघ। दूसरा हमने क्या देखा?
अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांत के स्तर पर शक्तियों का विभाजन। ध्यान में रखिएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी ये वायसराय को थी। 1935 के अधिनियम में एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रपति को, वर्तमान जो राष्ट्रपति है, ध्यान में रखिएगा, अगर ये पूछे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और अध्यादेश आज का जो राष्ट्रपति है इसको किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, अनुच्छेद 123 के तहत। अच्छा, अगर गवर्नर की बात की जाए, हाँ यहां पे ध्यान में रखिएगा कि 1861 का एक अधिनियम लाया गया था। इस 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नर को पूछे तो 1861 अधिनियम, अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति पूछे 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना। अच्छा, गवर्नर, आज जो गवर्नर मतलब कि जो राज्यपाल है उसको किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो किस अनुच्छेद के तहत, थोड़ा बताइए। अनुच्छेद, इसी को उल्टा कर दीजिए, है ना, इसी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 213 के तहत, है ना भैया। बीच वाला थोड़ा सा राइट में कर लीजिए, बाएं तरफ कर लीजिए और बाकी सेट कर लीजिए, 213 के तहत ये अध्यादेश। अध्यादेश मतलब कि जब सदन या विधानसभा अस्तित्व मतलब चल नहीं रही हो, उस स्थिति में कोई अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से लिखित 6 महीनों के लिए कोई अधिनियम या कोई नियम या कोई विधि बना सकता है जो जारी रहेगी। जिस प्रकार संसद बनाती है, जिस प्रकार राज्य विधानसभा बनाती है, उसी प्रकार वो पावर रखती है अध्यादेश की शक्ति। ठीक है ना। अध्यादेश में बनाया गया अधिनियम, ये चीजें आई होप क्लियर हो गया होगा। और क्या बच रहा भैया, 1835 के अधिनियम के तहत। और देखिए क्या क्या है, और क्या है, एक संघीय न्यायालय। इसके तहत 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कहां होती है, कहां होती है, दिल्ली में। ठीक है ना। कब होती है, 1 अक्टूबर 1937। अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे इस संघीय न्यायालय के, तो मोरिस गोवेयर थे। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, 1773 का आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पे की जाती है, कलकत्ता में की जाती है। कब की जाती है, 1774 में की जाती है। ठीक है ना। कौन मुख्य न्यायाधीश होता है, एलिजा एम्पाय होते हैं, एलिजा इम्पाय। अच्छा, आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, 28 जनवरी 1950। अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना, हरिलाल जे कानिया। तो ये सब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय से संबंधित जो भी चीजें हैं ये आपको आई होप तैयार हो गई होंगी। हाई कोर्ट एक्ट लाया जाता है, कमेंट करके बताइए कि किस अधिनियम के तहत लाया जाता है। और कलकत्ता, मद्रास, बंबई हाई कोर्टों की स्थापना की जाती है किस अधिनियम के तहत, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है ना। ये चीजें हुई। और 1935 के अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें, सुनना जरा। 1935 के तहत एक तो ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। अब मैं देखिए बार बार पृथक निर्वाचन प्रणाली को डिफाइन नहीं करूंगा, खाली इसमें बता रहा हूं। बाकी इसी वाले वीडियो में मैंने अच्छे से डिफाइन कर लिया। ठीक ना। और क्या किया जाता है, यहां पर यंग हिल्टन आयोग ये सिफारिश करता है 1934 में, किसके लिए, आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो इसमें यह व्यवस्था की जाती है 1935 के अधिनियम के तहत कि भैया भारत में मौद्रिक नीतियों और वित्तीय संचालन के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसी आयोग की सिफारिश पर इसी अधिनियम के तहत एक आरबीआई की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि म्यांमार
म्यांमार को, इतने समय तख्ता पलट भी हो गया है म्यांमार में, सैन्य प्रशासन लागू है इतने समय, काफी समस्याएं हैं, है ना। म्यांमार को बर्मा से, मतलब यही बर्मा को यार, म्यांमार को या बर्मा को, बर्मा को या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज, एक पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है 1935 के अधिनियम के तहत, क्या इंपॉर्टेंट है उसको सुनना जरा। ग्यारह राज्यों में से ठीक है ना, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। और ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक ना फ्रेंड्स, तो द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, और इस द्विसदनीय व्यवस्था में, किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, तो 6 राज्यों में। और ये 6 राज्य पूछा गया है कि कौन कौन से थे। एक तो बंगाल था, दूसरा कौन सा था, बंबई था, तीसरा कौन था, बिहार था, ठीक ना फ्रेंड्स, बिहार था, और एक कौन था, असम था, और एक कौन था, संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, और एक कौन था, तो आपका असम हो गया, बंगाल हो गया, बंबई हो गया, असम हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मद्रास एक है भैया, एक मद्रास है। तो यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है। द्विसदनीय इन द सेंस, जैसे कि 1919 के अधिनियम में केंद्र में क्या द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार 1935 के अधिनियम के तहत 6 राज्यों में से 11 प्रांतों में से 6 प्रांत तो ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, और ये राज्य ये है बंगाल, बंबई, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास। मतलब एक तो विधानमंडल आज का, उसमें विधानसभा और विधान परिषद, ये द्विसदनी, 2 सदन है द्विसदनी, और इनको क्या कहा जाता है, विधानमंडल। जैसे संसद में 2 सदन, ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें 1935 के अधिनियम के तहत थी आपकी। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ध्यान में रखिएगा कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, जब हम लोग भारत को आजाद करा लेंगे, ठीक है ना, संविधान बना लेंगे, संविधान लागू कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे, है ना, भारत को आजाद कर देंगे, संविधान लागू कर देंगे, तब हम जब पढ़ाएंगे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझना थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक ना, क्योंकि एक बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा ना कि क्या क्या बैकग्राउंड जिम्मेदार थे 1947 के स्वतंत्रता भारत अधिनियम में। आई होप चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक क्या क्या बिंदु, कौन कौन से बैकग्राउंड, किस प्रकार जिम्मेदार थे, क्या क्या बिंदु हो सकते थे। अब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर क्या, इसको तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना, देखना ही पड़ेगा। जो एमसीक्यू मैं सॉल्व करवाऊंगा, कैसे सॉल्व करवाऊंगा, काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा, चारों विकल्पों पे सॉल्व करवाया जाएगा, है ना। तो कल देख लेते हैं, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी हो गया है ना फ्रेंड्स। बाकी का थैंक्स, है ना। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, रूम में पढ़ते रहिए, भाग दौड़ भरी लाइफ नहीं, आराम से पढ़िए। वैकेंसी होगी, अच्छी पोस्ट आई है, लगभग 56 पोस्ट एसडीएम के भैया, है ना। अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। थैंक्स।